हेलो क्लास। हम अब कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में हम कुछ डिसीज़ कंडीशन को डील करेंगे शॉर्ट में, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं। तो इसमें हम दो डिसीज़ डील करने वाले हैं। फर्स्ट तो है थ्रस मतलब ओरल कैंडिडियासिस और मोनिलियासिस, और दूसरी जो डिसीज़ होगी वो होगी डाउन सिंड्रोम। तो हम फर्स्टली डील करते हैं थ्रस, मतलब क्या होता है, जिसको हम अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। अल्सर टाइप फॉर्म जो हो जाता है बॉडी में उसको थ्रस कहा गया है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुखवन मुखी कवकता। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है जो कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। अब इसका जो कॉजिंग फैक्टर है वो क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन कॉज होता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, खास करके लिप्स, टंग्स, पैलेट, गाल मतलब चीक पर सफ़ेद चिपका हुआ पैच दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी आगे बढ़कर ईसोफेगस को भी इन्वॉल्व करे तो फीडिंग प्रॉब्लम, एस्पिरेशन इनटू द लंग्स एंड निमोनिया हो सकता है। अब देखिए, ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये किससे कॉज होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण ये डिसीज़ कॉज होगी। और इसमें क्या होगा, जो हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और जो हमारे लिप्स हैं, टंग्स हैं, पैलेट हैं और जो चीक है, वहाँ पर क्या होगा, एक पैचेस दिखाई देगा या फिर वाइट स्पॉट्स टाइप दिखाई देते हैं, पैचेस दिखाई देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ये अगर ज़्यादा अगर इसके जो एरिया है अगर वो स्प्रेड होता है तो क्या होगा, ये हमारे माउथ के साथ हमारे जो ईसोफेगस हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, हम बात करते हैं बच्चे के बारे में। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का जो माउथ है वो तो ऑलमोस्ट वो कवर करेगा ही इन्फेक्शन, बट क्या होगा, साथ में वो जो ईसोफेगस है उसको भी इन्वॉल्व कर देगा, मतलब वहाँ तक ये इन्फेक्शन पहुँच जाएगा। तो अगर ईसोफेगस तक ये इन्फेक्शन जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे कि फीडिंग प्रॉब्लम होगी, बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि जो बच्चे के गले में क्या है, ईसोफेगस तक अल्सर फॉर्मेशन हो चुका है। तो क्या होगा, वो प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेशन इनटू द लंग्स एंड निमोनिया हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, एस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, एस्पिरेट हो सकता है, और क्या, निमोनिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हो सकता है, जो बच्चे का लंग्स है वहाँ पर भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है। अब तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, क्या देखा हमने, डेफिनेशन क्या देखी इसकी। थ्रस क्या है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है जिसका रीज़न क्या है, किस कारण से ये कॉज होता है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके कारण ये कॉज होता है। अब अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को तो क्या होगा, बच्चे का जो माउथ है, माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है और मेनली जो लिप्स है, टंग है बच्चे के, पैलेट है और चीक है, वहाँ पर क्या होंगे, पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, पैचेस दिखाई देंगे। बट कभी कभी क्या होंगे, ये अगर ज़्यादा अगर स्प्रेड हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ये ईसोफेगस तक पहुँच के वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। और अगर ईसोफेगस में इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम होगी, बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा और क्या होगा, एस्पिरेशन इनटू द लंग्स एंड निमोनिया, बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स होने लगेगा। और इसके अब हम कॉजेज़ देखते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं। जन्म के समय माँ को वेजाइनल इन्फेक्शन, अगर बेबी का जब बर्थ हो रहा है उस टाइम या ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर माँ को किसी टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, बच्चे को थर्स कॉज होगा, जो इन्फेक्शन है वो कॉज होगा। नेक्स्ट जो कॉज है, इन्फेक्टेड इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स है अगर वो इन्फेक्टेड है तब भी होगा। कंटामिनेटेड बॉटल से अगर फीडिंग करवा रहे बच्चे को
और अगर बॉटल कंटामिनेटेड है, प्रॉपर स्टाइल टेक्निक से क्लीन की हुई नहीं है, उसमें किसी टाइप का बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, इन्फेक्शन है, जिस कारण से क्या होगा, अब कंटामिनेटेड बॉटल से बच्चा फीडिंग करेगा तो बच्चे को इन्फेक्शन होगा। फोर्थ जो कॉज है, कंटामिनेटेड हैंड से केयरिंग पीपल्स द्वारा। अब बच्चे को पर्सन्स क्या करते हैं, जो पीपल्स है वो बार बार बच्चे को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बार बार गोद में ले रहे हैं। अब प्रॉपर जो उनके हैंड है वो वॉशेबल नहीं है, ठीक है, उन्होंने हैंड वॉश नहीं किया और बच्चे को बार बार उठा रहे हैं, कभी किसी जगह पे टच कर रहे हैं, वहाँ से इन्फेक्शन उनके हाथों में आ रहा है, फिर बच्चे को उठा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन कॉज होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है बहुत वीक होती है, इस कारण से उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं या कोई अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो बच्चे को कंटामिनेटेड हैंड से उठा रहे हैं गोद में, केयर कर रहे हैं बच्चे की, तो क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन कॉज होगा। फिफ्थ है, ओरल फ्लोरा के एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से परिवर्तित होने पर, ठीक है। अब एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, चेंजेस होने से भी क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन कॉज होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद ये अपने आप ठीक हो सकता है। अगर 2 महीने तक ठीक नहीं होता है तो ये बीमारी लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक फैल सकती है। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। बट अगर ये 2 मंथ तक अगर ट्रीट नहीं होता है, ये डिसीज़ कंडीशन अगर क्योर नहीं होती है, तो जो इन्फेक्शन होगा वो बच्चे के लैरिंक्स तक, ट्रैकिया तक, ब्रोंकाई तक, लंग्स तक और जीआई ट्रैक्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है। क्योंकि माउथ में इन्फेक्शन हो रहा है तो माउथ से वो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंग्स में, ब्रोंकाइस, लंग्स में जाएगा और फिर सीधे स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में निस्टैटिन, माइकोस्टैटिन इम्पॉर्टेंट टॉपिकल एप्लीकेशंस को लोकली लगा दें। इसे 4-4 घंटे के अंतराल में लगाने चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी दवाएं हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, फंगीजोन IV, फ्लूकोनाजोल, फोरकेन, लीजन्स या पैचेस गायब होने के 2 दिन बाद तक दवा लगाते रहना चाहिए ताकि बीमारी दोबारा ना हो। डिसीज़ में जेंटियल वॉयलेट 1% भी लोकली लगा सकते हैं। मतलब अब हमें ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, माइकोस्टैटिन इम्पॉर्टेंट टॉपिकल एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, लोकली अप्लाई करेंगे। निस्टैटिन जिसे कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर फंगल है वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसे हम क्या करेंगे 4 आवर्स के ड्यूरेशन में इसे हम अप्लाई करते रहेंगे। अब इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ करेंगे दूसरी, जैसे फंगीजोन है, इसको IV दे सकते हैं और फ्लूकोनाजोन टैबलेट्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है, सिरप है। अब लीजन्स या फिर अगर पैचेस गायब हो रहे हैं, मतलब जो दाग है, जो पैचेस बन रहे हैं, धब्बे, अगर वो क्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे क्लीन होते जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद तक के हमें ये क्या करना है, मेडिसिन को अप्लाई करना है। किस लिए, ताकि फिर से ये डिसीज़ कॉज ना हो। डिसीज़ में जेंटियल वॉयलेट 1% भी लोकली हमें लगाना है। अब ये तो ट्रीटमेंट था, अब हम इसमें नर्सिंग केयर क्या करेंगे। नर्सिंग केयर में गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी नीड्स है वो क्या है, हाइजीन मेंटेन करना है। तो बच्चे की हाइजीन मेंटेन करना है। अगर मदर को कुछ इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर मदर को भी कुछ इन्फेक्शन है तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। और केयर प्रोवाइडर्स को बच्चे की केयर व फीड करने से पहले हाथ साबुन से धोने चाहिए। अब जो भी नर्सेज या फैमिली के मेंबर जो भी केयर दे रहे हैं बच्चे को, उन्हें क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, उसके बाद में ही बच्चे को टच करना है, ठीक है, उसके बाद में ही बच्चे को टच करना है। और फीडिंग करवाने से पहले भी और बाद में भी क्या करना है, उन्हें हैंड वॉश करना है।
बॉटल फीड लेने वाले बच्चों के लिए बॉटल की सफाई पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब जो बच्चे हैं जिनको बॉटल से फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, जिनकी मदर नहीं है या फिर बच्चे को, जैसे बच्चा आईसीयू में है तो क्या करना है, अगर जैसे बच्चे को हम बॉटल से फीड करवा रहे हैं तो जो बॉटल होगी वो कैसी होगी, प्रॉपर स्टाइल होनी चाहिए। प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके बॉटल को क्लीन करना है। बॉटल को क्लीन करके उसे बॉईल करना है गर्म पानी में, उसके बाद ही उसे यूज़ करना है ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज वायरसेस हो वो किल हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, हम जो बॉटल है उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, उसके बाद हम बच्चे को फीड करवाएंगे। तो ये हमने देखा नर्सिंग केयर। तो हमने क्या पढ़ा थर्स के बारे में कि ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। ये जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, लिप्स और टंग्स है, हमारे पैलेट है, उसमें ये मेनली कॉज होती है। यहाँ पर क्या होगा, पैचेस दिखाई देंगे जिससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो ईसोफेगस तक पहुँचेगा और धीरे धीरे सारे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा और एस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। इसके कॉज में देखा हमने कि अगर माँ को कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इन्फेक्टेड इन्फेंट्स के कारण कंटामिनेटेड बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर कंटामिनेटेड हैंड से बच्चे को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं तो भी हो सकता है। ओरल फ्लोरा के एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से भी उसमें कुछ चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट हमने देखा कि ये ऑटोमेटिकली कुछ डेज़ के बाद क्या होता है, ये क्योर हो जाता है। और फिर भी अगर ये 2 मंथ तक के अगर क्योर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, जो डिसीज़ होगी ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और हमारे जीआई ट्रैक्ट तक पहुंच जाएगी। अब ट्रीटमेंट में हमने कुछ देखा, कुछ जेल्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ जो पैचेस हैं अप्लाई कर रहे हैं हम मेडिसिन को, जिसमें निस्टेटिन है, इसको हमने 4 आवर्स के ड्यूरेशन में अप्लाई करना है। और क्या है इसमें, इसको इसमें हम कुछ ड्रग्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि फंगीजोन हमें आईवी देना है, फ्लूकोनाजोन यूज़ करेंगे, ऐसे कुछ ड्रग्स को यूज़ करेंगे। और लीजन्स और पैचेस जब तक गायब नहीं हो जाते हैं, क्लीन नहीं हो जाते, तब तक हमें इसको यूज़ करना है। और यूज़ करने के हमें 2 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के बाद तक भी हमें क्या करना है, इसको तभी स्टॉप करना है, तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है ताकि जो डिसीज़ है, जो इन्फेक्शन है, दोबारा से रिकरेंट इन्फेक्शन में कॉज ना हो। ठीक है, अब डिसीज़ में क्या करना है, हमें जेंटेलियन वॉयलेंट 1% हमें लोकली अप्लाई करना है। फिर नर्सिंग केयर में हमें हाइजीन को मेंटेन करना है बच्चे की, और मदर को अगर इन्फेक्शन है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना है। और जो बच्चों की केयर, जो बच्चों को केयर प्रोवाइड करना है, उनको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है प्रॉपर, ताकि बच्चे को किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो उनके टच करने से। बच्चे को फीड करवाने से पहले भी हैंड वॉशिंग करवानी है, और जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर स्टाइल टेक्निक से क्लीन करना है। अब नेक्स्ट जो डिसीज़ देखते हैं हम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये भी शॉर्ट नोट्स के अंदर देखेंगे हम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन संलक्षण मंगोलवाद, मतलब इसे क्या कहते हैं, इसमें बच्चे में बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं। इसे ट्रिसोमी 21 सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स 21 के एक्स्ट्रा होने के कारण होता है। 35 साल में से ज़्यादा उम्र वाली माँ को बच्चा होने पर अक्सर यह डिफेक्ट हो जाता है। इंडिया में 1000 लाइव बर्थ में 2.2 का अनुदान है, वैसे एवरेज रेट से ज़्यादा है। एवरेज रेट है 1 in 600 फॉर ऑल रेसेस। अब ये डिसीज़ क्या है, इसको हम ट्रिसोमी 21 सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जो एक ह्यूमन जो पर्सन्स है उनमें कितने 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पेयर में देखें हम तो 23 का पेयर बना होता है, जिसमें क्या है 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स्ट्रा होने के कारण ये डिसीज़ कॉज हो जाती है। और जिन मदर्स की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, उनके जो चाइल्ड्स होते हैं वो मेनली इससे अफेक्टेड होते हैं, उनमें मेनली ये डिफेक्ट देखा जाता है। तो इंडिया में जो 1000 लाइव बर्थ होती है उसमें 2.2 जो होती है वो इस डाउन सिंड्रोम से सफ़र करती है। इसका ये एवरेज रेट जो है वो एक ज़्यादा है। एवरेज रेट की बात करें तो इसमें
हम ऑल रेसेस में देखें तो 600 है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे में प्रेजेंट होता है तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बच्चे में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट है बच्चे हाइपोटोनिया मतलब मसल टोन की कमी होगी। अब सेकंड जो है स्कल छोटे होंगे, राउंडेड और फ्लैट ऑक्सीपिट होते हैं। बच्चे का जो सर है वो छोटा होगा, राउंडेड होगा। बच्चे का जो पीछे का जो एरिया है ऑक्सीपिट जो एरिया है वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, राउंडेड नहीं होगा, फ्लैट होगा। नेक्स्ट, मंगोल बेबी को देखने से ऐसा लगता है कि वह एक चीयरफुल इडियट हो जिसका एवरेज आईक्यू करीब 40 का होता है। मेंटल एज 80 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं होती है। मतलब क्या है, इस बेबी को देखने से कैसा फील होता है कि ये एक चीयरफुल इडियट हो। ठीक है, और इसका जो एवरेज है आईक्यू लेवल अगर हम इसका देखें तो नॉर्मली हमारा 120 होता है, तो इसका करीब 40 का होगा। मतलब आईक्यू लेवल भी इसका बहुत कम होता है। और मेंटली एज में जो 8 साल का बच्चा है, जो मेंटल एज है वो 8 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं होती। मतलब जो इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो एकदम छोटे बच्चों की तरह होगी। जब ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद भी ये क्या होंगे, इनकी जो मेंटलिटी है वो एकदम छोटे बच्चों की तरह होती है। नेक्स्ट क्या होगा, आंखें ऊपर की तरफ और बाहर की ओर तिरछी स्थिति में रहती है। जो इनकी आइज़ है वो कैसी होगी, प्रॉपर इनकी पोजीशनिंग नहीं होगी, ये थोड़ी क्या होगी, तिरछी होगी। ठीक है, अपने पोजीशन पे नहीं होगी। नेक्स्ट, नेज़ल ब्राइट फ्लैट होता है। मतलब नेज़ल एरिया की बात करें तो ये ब्राइट फ्लैट होगा। मुंह खुला रहता है और जीभ फैली हुई रहती है। पैलेट हाई आर्चेस होती है। ठीक है, इसका माउथ ओपन रहेगा, जो टंग है वो भी वाइड रहेगी। ठीक है, और नेक छोटी और चौड़ी होती है। अब जो नेक है बच्चे की वो छोटी होगी और वाइड होगी। एब्डोमेन की मसल लूज और फ्लेबी होती है। अब एब्डोमेन की बात करें तो यहाँ की जो मसल टोन है वो लूज होगी, फ्लेबी होगी। जो बच्चे के हाथ होंगे वो छोटे और चौड़े होंगे। पैर भी छोटे और चौड़े होंगे, अंगुलियों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होती है। बच्चे के अब जो हाथ और पैर है वो कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे बट चौड़े होंगे। और जो उंगलियां है इनकी, जो फिंगर्स है उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है। अब ऐसे पेशेंट्स में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। अब क्या होगा, इस टाइप के बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ प्रेजेंट होगी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटीज़ देखने मिलेगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत स्लो अर्थात मेंटली रिटार्डेड होते हैं। अब इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मेंटल रिटार्डेड क्यों, क्योंकि इनकी जो मेंटलिटी है वो कैसी होगी, इनकी थिंकिंग एबिलिटी एकदम बच्चे की तरह होगी। जैसे हमने देखा 8 साल के बच्चे की तरह जो बिहेव है बच्चा वैसा ही बिहेव करेगा। तो मतलब इनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, थिंकिंग एबिलिटी वो डेवलप नहीं होगी, बहुत स्लो होगी। अब इसमें नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए और बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स और उसकी योग्यताएं, एक्टिविटी और कार्य क्षमता के बारे में पेरेंट्स को समझाना चाहिए। अब पेरेंट्स को हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है क्योंकि बच्चा जो है उनका डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको साइकोलॉजिकली क्या करना है, हमें पेरेंट्स को सिंपैथी देना है। और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो एबिलिटीज़ है, क्या एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, ठीक है, कैपेसिटी, उसके बारे में पेरेंट्स को हमें समझाना है। और माउथ और नोज़ को क्लीन रखें ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच्चे को बचाया जा सके। क्या करना है, बच्चे का माउथ और नोज़ हमेशा क्लीन रखना है ताकि बच्चे को किसी टाइप का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो। एज के अनुसार बच्चे को कैलोरीज और फ्लूइड प्रोवाइड करना है। बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, उसको फ्लूइड इंटेक करवाना है। पर्सनल व एनवायरमेंटल हाइजीन को बनाए रखना चाहिए। अब पर्सनल हाइजीन, बच्चे की खुद की हाइजीन, बस बच्चा जिस रूम में है वहाँ की प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वहाँ की हाइजीन को हमें मेंटेन करना है ताकि बच्चे को किसी टाइप की कोई इन्फेक्शन नहीं हो सके। अब मेंटली और फिज़िकली जितना डेवलपमेंट करा सकते हैं करें। हमें क्या करना है, बच्चे को काउंसलिंग देनी है, मेंटली तरीके से, फिज़िकली तरीके से हम बच्चे को जितना स्वस्थ कर सकते हैं
उतना हमें कोशिश करनी है। ये थी नर्सिंग केयर। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन। अब डाउन सिंड्रोम से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? जिस फैमिली में डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है उस फैमिली में 35 ईयर से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से रोकना चाहिए। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जिस फैमिली में डाउन सिंड्रोम की पहले से ही हिस्ट्री है, मतलब पहले से ही कोई पर्सन डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, तो उस फैमिली में क्या करना है कि जिनकी एज ग्रुप जो मदर्स हैं उनकी जो लेडी है उनकी एज ग्रुप अगर 35 ईयर से ज़्यादा है तो हमें उन्हें क्या कहना है कि आप प्रेग्नेंट ना हो, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं करनी है ताकि आपका जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम से क्या हो, अफेक्टेड ना हो। मतलब अब जब डिलीवरी नहीं होगी तो बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से बच जाएगा। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका डाउन सिंड्रोम रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। किसी भी एबनॉर्मलिटी के पाए जाने पर रिलेक्टिव एबॉर्शन कराना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें क्या बोलना है कि आपको प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं करनी है, बट अगर प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाती है तो हमें क्या करना है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम से बचाने के लिए उसे क्या करना, हमें इन्वेस्टिगेशंस करना है, प्रॉपर चेकअप करते रहना है, उनका फॉलोअप करना है ताकि अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो हम उसको क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें या फिर हम एबॉर्शन करवा सकें। ठीक है, तो हमने शॉर्ट नोट्स में आज 2 डिसीज़ डील की, जिसमें हमने पहला फंगल इन्फेक्शन था थ्रस, एंड सेकंड हमने देखा डाउन सिंड्रोम। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट वीडियोस जो है शॉर्ट नोट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।